जी अस्सलाम वालेकुम। आज का 39 का पार्ट बी कर रहे हैं जी हम। बस ऐसे ही आधा पौना घंटा बच्चों ने दिया है मर के, तो इनको मैं आधा पौना घंटा जो पढ़ा सका। सबसे पहले तो हम इस सवाल को ख़त्म कर लें जो काफ़ी दिनों से हमारे पीछे पड़ा हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन 18 है, पेज नंबर 153 पे जो चल रहा है अभी मैं नॉर्मल क्लास के अंदर। चलो जी, नस गया जी, आपको यही करवा रहा था, ठीक है जी, कि टाइम ख़त्म हो गया था। कौन सा पेज था? 153, ठीक है। इसमें मैंने आपसे अर्ज़ किया था अभी कि ये सारी वर्किंग तो आपने कर ली, ठीक है। मॉडर्न स्केड्यूल भी बन गया, वर्किंग 1 वर्किंग 2 हो गई। उसने हमसे मांगे थे एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। अब मामला ये है कि हमारा ईयर एंड है 30 सितंबर 22, जबकि लीज़ का ईयर एंड है, मतलब उसका 1 जनवरी से 31 दिसंबर चल रहा है। अब हमें 30 सितंबर 22 वाले साल का इंटरेस्ट चाहिए। तो पहला इंटरेस्ट हमें ये नज़र आ रहा है, ये इंटरेस्ट कितने से कितने अरसे का है, ज़रा डिसाइड कर लें। ये 1 जनवरी 22, अगर मैं एंट्रीज़ करूँ ना तो 1 मिनट में आप निकाल लेंगे, लेकिन क्यों एंट्रीज़ करें, हम डायरेक्ट करेंगे ना, रिक्वायरमेंट यही है, ठीक है। 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 22 तक का इंटरेस्ट है। तो क्या 30 सितंबर 22 इसी में आ रहा है? सुभान अल्लाह, यानी कि 5.2 ही है वो इंटरेस्ट जिसमें हमारे साल का इंटरेस्ट भी पड़ा है। अब मामला ये है कि ये 5.2 है 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 22 तक, जबकि हमारा ईयर जो है वो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर वाला है, सही है। 1 अक्टूबर 2021 को साल शुरू हुआ होगा हमारा, और 30 सितंबर 2022 पे ख़त्म हो रहा है, तो ठीक है ना। तो हमारा ईयर एंड है, उसके हिसाब से अब हम देख लेते हैं। तो ये 5.2 का इंटरेस्ट है 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 22 तक, जबकि मुझे इसमें से चाहिए 30 सितंबर 22 तक, ठीक है। असल में ये लीज़ हमारे साल के पहले दिन से आई नहीं थी, असल में ये लीज़ आई है 1 जनवरी 22 को। अक्टूबर नवंबर दिसंबर पिछले साल के इस लीज़ के थे ही नहीं, तो इसलिए इस लीज़ के पूरे साल का इंटरेस्ट तो 5.2 है, लेकिन हमारे लिए रेलेवेंट कितना है? 5.2 का 9/12 जी, कितना आया? 3 उसके बाद डेप्रिसिएशन राइट ऑफ यूज़ की लेनी है। इसके लिए पहले मुझे राइट ऑफ यूज़ का पता होना चाहिए। राइट ऑफ यूज़ में भी 3-4 चीज़ें मेरे ख्याल में इकट्ठी हो गई थी। कहाँ पे करके निकाल लें? यहाँ पे निकाल लेते हैं जी। राइट ऑफ यूज़, वो वर्किंग नंबर पता नहीं 3 कर लूँ। कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़ निकाला करते थे ना जी, तो वर्किंग 3 कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़। इसके अंदर 3 चीज़ें आ रही हैं। पहली है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, दूसरी है आईडीसी, तीसरी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग। कोई और चीज़? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कितनी है, जिसकी एंट्री होती थी राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ऐसे ही करना है पर्चे में 67.5, ठीक है जी। उसके बाद आईडीसी, अब यहाँ पे देखें तो उसने कहा था ये कि 4 आईडीसी है, 4 आईडीसी किसने पे की है? एलएल ने, लेसी ने, जिसमें से 1.5 लेसर ने रीइंबर्स कर दी। तो वो हमने कहा था फिर वो लेसर की हो गई, तो बकाया फिर किसकी है? सही है, तो 4.4 माइनस 1.5। अच्छा, वैसे मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि आप और मैं पहली बार इधर ही मिले हैं इस क्लास में, पता नहीं क्यों यार, सचमुच। ज़रा मुझे मिलना क्लास के बाद, ज़रा डाक खाने में लाते हैं जी बेटा। 2 पॉइंट, ठीक है। तीसरी चीज़ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग। उसने कहा एलएल ऑब्लाइज है टू इनकर डीकमीशनिंग कॉस्ट ऑफ 9 मिलियन एट एंड ऑफ लीज टर्म, और लीज टर्म का एंड हो रहा है 1 जनवरी। 4 साल थी ना ये, तो 4 साल की लीज टर्म है, तो चौथे साल के एंड पे 9 मिलियन पे करना पड़ेगा इसको। भाई चौथे साल के एंड वाले काम क्या करें, हम तो इसको आज की प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे। अब 2 रेट्स नज़र आ रहे हैं, मार्केट रेट और दूसरा इम्प्लिसिट रेट। मार्केट रेट तो लेसर डीलर यूज़ करता है, इम्प्लिसिट रेट यूज़ करता है लेसी डिस्काउंटिंग के लिए। तो अब ना तो ये मार्केट रेट यूज़ हो सकता है हमारी प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए, ना ही इम्प्लिसिट रेट। ये दोनों रेट तो सही नहीं है ना, तो अब फिर क्या करें जी? जी
नहीं उसने तो लिखा हुआ है लेकिन इसमें लिखा हुआ डिस्काउंट रेट ऑफ 12% मे बी अज्यूम्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन। भाई रेट तो ऊपर वाले भी गिवन है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये कोई नहीं गिवन? बात है ना एक, बोलो। असल में डिस्काउंट रेट जो होता है ना फ्यूचर के कैश फ्लोज का, वो उसका डिफरेंट रूल होता है। जैसे आप कैश फ्लोज वैल्यू इन यूज़ निकालने के लिए कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते थे IAS 36 में, तो वो कहता था कि आपका डिस्काउंट रेट हो जो प्री टैक्स हो, जो मार्केट के असेसमेंट रखे, आपके एसेट के स्पेसिफिक हो। तो इस तरह के रेट स्पेसिफिक डिस्काउंटिंग के लिए अलग होते हैं। ये मार्केट रेट और ये वाला मार्केट रेट तो लीज के लिए था। बहरहाल अगर कोई बच्चा उनमें से कोई रेट भी कर जाता है तो आधा नंबर कट जाएगा, मेरे हिसाब से तो इतना बड़ा मसला नहीं है। बहरहाल 1.12 यानी कि 12% के हिसाब से हमने इसको डिस्काउंट करना था। जी आंसर बताइएगा जी। 5.72, ठीक है जी। तो ये आपकी और कोई चीज़ तो नहीं है? बोलें जी, कुछ और है? कुछ और है? और कुछ और है भाई? नहीं है? अच्छा जी, तो ये टोटल क्या बन गया? 75.72। मैं तो कहता हूँ यहीं पे डेप्रिशिएट ही ना कर दें। तो चलो ठीक है, ये कॉस्ट निकल आई 75.72। ये लीज एसेट यकम जनवरी 22 को आ गया, ठीक है। तो ये 75.72 पर यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। वर्किंग 3 बोली थी ना आपने भी। अब इसको डेप्रिशिएट करना है तो 75.72। अच्छा, अब अगली बात आती है कि जो डेप्रिसिएशन है कितनी होनी चाहिए। देखो जब भी लेसी का सवाल है ना, लेसी का सवाल, तो जो रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी पेड है, मुझे नहीं पता इस सोल्यूशन में क्या हुआ, मैं तो आपको रूल की बात कर रहा हूँ। ये पहले कभी आया नहीं था इस तरह से ना, क्या आया था कभी? GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड हो तो कभी डेप्रिसिएशन करनी पड़ी थी, ऐसा कभी हुआ था सवाल में? बहरहाल मेरे हिसाब से तो ये GRV क्या है, रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी पेड है ना, कितनी आ रही है? 3 आ रही है ना। तो क्या ख्याल है, इसको माइनस करके ना डेप्रिशिएट करें एसेट को? ये रेजिडुअल वैल्यू बनती नहीं है लेसी की, नहीं बनती। चलो अच्छा, चलो फिलहाल आप 75.72 को डिवाइड करो, कितने से किया था डिवाइड जी? 4 से डिवाइड किया। और कितने महीने इसको आपने अपने पास यूज़ किया, कितने महीने गुजारा करना है इसके साथ? 9/12 यकम। हाँ जी, आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं फिलहाल जी। 14 पॉइंट, चल ले यार। अच्छा अच्छा, अब 14.2 ठीक है, आपका सोल्यूशन भी शायद यही हो, यही है, देख लें ज़रा। वैसे मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ लेकिन देख लें, यही है। यही है। अब मेरे यहाँ पे ना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये राइट ऑफ यूज़ लीज्ड एसेट है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है ना, ठीक है। तो अगर लेसी ने कहा है कि लीज में इसके अंदर इस लीज में मेरी एक्सपेक्टेड टू बी पेड 3 मिलियन की अमाउंट है, तो ये रेजिडुअल वैल्यू ही तो है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि पे करनी पड़ेगी। तो GRV अगर एक्सपेक्टेड टू बी पेड निकल आए तो उसको लेसी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए माइनस करके कर देना। जैसे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू होती थी ना, वैसे ही लेसी की ये रेजिडुअल वैल्यू कह दो। इसको मैं सर से भी डिस्कस कर लूँगा कि हमें इस सवाल के अंदर इसको बदलना चाहिए या नहीं, ठीक है। मेरी ये अंडरस्टैंड, रेजिडुअल वैल्यू 5 मिलियन नहीं, लेसी के लिए रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? फिर तो 8 मिलियन भी लेने लग जाओगे आप थोड़ी देर बाद। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लेसी ने अपने सवाल में कितनी रेजिडुअल वैल्यू ली? 3, एक्सपेक्टेड टू बी पेड वाली फिगर, तो वही आप एज अ रेजिडुअल वैल्यू जो आप आज तक यूज़ नहीं करते आए, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ, तो ये वाला काम आप कर लिया करना, ठीक है। लेसर के लिए तो रेजिडुअल वैल्यू कौन सी यूज़ होगी डेप्रिसिएशन के लिए? 5 जो उसकी है, लेकिन उसकी सवाल की कितनी थी वैसे? की थी हमने डेप्रिसिएशन की थी। अच्छा वो लीज ही दूसरी बन गई थी, जान ही छूट गई, वरना वो रेजिडुअल वैल्यू माइनस करता है।
पर एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, इस पर मैं सर से डिस्कस करके कोई आपको एक राय ICAF से भी फिर ईमेल करके पूछ के दे दूँगा, ठीक है। मेरी ये राय है कि हमें अगर लेसी, ऐसी एक्स्ट्रा क्लासेस में ऐसे काम होते हैं ना कि अगर लेसी एक्सपेक्टेड टू बी पेड GRV निकाले, तो जब उसकी राइट ऑफ यूज़ की डेप्शन निकालने लगो, सवाल में एक्सपेक्टेड टू बी पेड आ रहा हो, तो आप वो रेजिडुअल वैल्यू ले लेना लाइक डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये मैं छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, ज़रा देख लीजिएगा। सोल्यूशन आपका -3, ठीक है जी। डिवाइड करो इसको, लाइफ कितनी है, ये 4 क्या है जी, 4 क्या है, GRV, बाद लफ्ज ना रहो, GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी, ठीक है ना। तो अगर आपके सवाल में एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी कुछ आ रही हो रेजिडुअल वैल्यू, तो आप उसको वो रेजिडुअल वैल्यू समझ लें डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालने के लिए होती थी, ठीक है ना। इंटू 9/12 करना ना भूलना माजरत जी। थोड़ा सा फिगर चेंज हो गया, लेकिन आपकी बैलेंस शीट पे तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा। इधर से एक एक्सपेंस बढ़ाया है तो दूसरी तरफ से एक डबल एंट्री होती है ना, दूसरी तरफ से बुक वैल्यू भी तो कम हो जाएगी, इसलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। और वैसे भी आपने पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी थी, यहाँ पे क्या बनाना था, एक्सट्रैक्ट्स। हाँ जी बोलो, क्या आंसर आ गया, 13.6। तो ये थोड़ा सा जनाब मैंने एक गड़बड़ की है, एक आपके साथ थोड़ा सा मैंने मजाक किया है। ये भी बात आपकी ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट है, लेकिन बहरहाल बहस करने वाले ये बहस कर सकते हैं कि रेजिडुअल वैल्यू ही जो है, राइट ऑफ यूज़ की रेजिडुअल वैल्यू ही तो है एक तरह से, ठीक है। क्योंकि हमने देखो ना राइट ऑफ यूज़ के अंदर वो शामिल तो कर ही ली है ना, ठीक है। बहरहाल इसको डिस्कस कर लेंगे। अगर मेरी राय गलत साबित हुई तो मैं भी दोबारा इसको वापस कर लूँगा, ठीक है। ओके डन, या फिलहाल इसको वैसे ही रहने दें और इसको ऐसे सोच लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे सोच में रखें ऐसे ही, लेकिन कर इसको ऐसे ही लें जैसे ये हुआ है, ताकि हमारा सोल्यूशन फ़िलहाल चेंज ना हो। लेकिन अगर ये मैंने ऐसे कर दिया ना तो मुझे याद कौन कराएगा, ये भी कोई ज़िम्मा ले। अभी क्लास के एंड में मुझे याद करा देना, ठीक है ना, ताकि मैं इसको नकदो नकदी कर लूँगा। चलिए जी, अब आपका सोल्यूशन नहीं बदलते फ़िलहाल हम, ठीक है। बहरहाल मेरा एक मेरी एक राय है, इसको आप भी गौर करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, 14.2 यही था। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। जी बुक वैल्यू, राइट ऑफ यूज़ की बुक वैल्यू आ गई 30 सितंबर 22 पर कितनी, 61.5। उसके बाद लीज लायबिलिटी है 30 सितंबर 22। अच्छा, इसमें कोई चक्कर नहीं होता, 30 सितंबर 22 इससे पहले पहले है ना, तो बस इससे ऊपर सब पेड है, इससे नीचे पेबल है। तो ये 30 सितंबर इन्हीं के दरमियान ही आ रहा है ना, 30 सितंबर 22। तो 30 सितंबर 23 से पहले इसने आ जाना है, यकम जनवरी 23 में। तो ये 30 सितंबर के भी बाद है, इसलिए एक साल के अंदर अंदर यही बनेगा, ये एक साल के अंदर अंदर और ये एक साल के बाद, यानी कि करंट और नॉन करंट इसी तरह से ही बने। इसमें कोई टेंशन नहीं होती, लाइन लगाओ, लाइन से आगे जो पड़ा हुआ है वो पेएबल है, लाइन से ऊपर पेड है, लाइन से नीचे पेएबल, ये करंट और ये नॉन करंट। चाहे यहाँ खड़े होकर देख लो, 30 सितंबर पे खड़े हो तो ये 30 सितंबर 22 है, तो 30 सितंबर 23 से पहले पहले यकम जनवरी 23 आ जाना है, तो ये करंट बन गया ना। बहरहाल ये सोचने से ही होगा, कुछ भी नहीं, टेंशन नहीं लेनी जी। 12.8 है और 38.7 है, तो 12.8 करंट आ गया और 38.7 नॉन करंट। यार ये तो डायरेक्ट ही हो गया, मैंने ऐसी जगह छोड़ी थी यहाँ पे कि वर्किंग करनी पड़ेगी। ओके नाउ, हाँ लेकिन ये ज़रूर कर लेते हैं हम, हेडिंग तो दे लेना कम से कम, ये सही है, इधर ही पड़ा हुआ ठीक है। वो जनाब राइट ऑफ यूज़ आ गया, लीज लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर शो करेंगे। उस वक्त ज़रा क्लास एंड हो रही थी ना, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लीज लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज़ में करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल तो आएगा। अब 30 सितंबर पे खड़े होकर कितना इंटरेस्ट पेएबल है बच्चों, ये जो आपने पीएनएल में बुक किया सारा ही पेएबल है, क्योंकि यकम जनवरी 22 को एक लीज पर एसेट लिया है, तो इसका पहला रेंटल ही पे कब होना है, इधर जाके हमारे साल के बाद, तो उसी में ही ये इंटरेस्ट सारे का सारा पे होगा। तो जो 9 महीनों का आपने एक्सपेंस बुक किया वो सारे का सारा क्या है, पेएबल। चलो ठीक है जी, ये जनाब आपके दोनों सवालात हो गए।
एक में उसने जर्नल एंट्रीज मांगी थी और एक में उसने एक्सट्रैक्ट्स मांगे थे। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये छेड़खानी मैंने की थी, ये मुझे याद ज़रूर करा देना बेटा। अभी तो ये नहीं है ना इस सोल्यूशन में, तो फिर इसको यहीं से ही बदल लेंगे, ठीक है। ये इसलिए मैंने पूरा भी इसीलिए कर लिया है कि जे बदलना पवे तो एटलीस्ट मेरे पास अपना सोल्यूशन हो ना, किताब वाला फिर नहीं ना बदलेंगे, ठीक है। चलें आगे, आगे नहीं अब पीछे की तरफ चलें अब। लो जी हमारी क्लास तो ख़त्म होने वाली है, आज जल्दी आए, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी अब आ जाए ज़रा, कुछ उधार बाकी हैं हमारे और भी। अच्छा बस ज़रा ये भी है ना, बस ख़त्म भी तो करना है ना। मुझे ये बताएं 15 का 2 तो मैंने खुद अभी तक रोका हुआ है किसी वक्त के लिए। ये सबसे अजीब बात है असल में। ये वो एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर डीलर मैन्युफैक्चरर भी है और मार्केट रेट और इम्प्लिसिट रेट में से हमेशा कौन सा हायर आ रहा होता था, इसमें इम्प्लिसिट हायर होना है। ये एक अजीब सा केस है, इसलिए इसको मैंने ब्लैक करके रखा हुआ है। करेंगे कभी इसको भी, ठीक है। फिलहाल तो ज़रा मैं देख लूँ कौन कौन से सवाल पेंडिंग हैं, वो सारी होमवर्क में जा रहे हैं। कल संडे है ना जी। मंडे को टेस्ट है नॉर्मल और अगले मंडे को आई थिंक टर्म टेस्ट जो है ना, मुझे अब याद नहीं आ रहा, बहरहाल मेरे ख्याल में मंडे को ही है टर्म टेस्ट। बहरहाल टर्म टेस्ट उससे अगले वीक में शुरू हो रहा है जो, वो आपका फिर अगर मंडे है तो वो अभी डिस्प्ले हो जाएगा इंशाल्लाह, मैंने स्वीकार देंगे। हाँ 18 को ही है ना, मंडे ही बनता है ना, पहला FAR 2 ही है। अब उसके अंदर FAR 2 के टर्म टेस्ट में आपका IS 38 इंक्लूडेड होगा, 41 होगा। मैं आपको वो रिवीजन प्लान भेजा हुआ है ना उन्होंने, प्लीज़ उसको पकड़ के रखें, उसको रीसेंट वो उसको इस अटैम्प्ट के लिए बनाएंगे हम एंड पे जाके। लेकिन मैं अर्ज़ करता चलूँ, मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ 95% वही रहना है। तो इसका मतलब क्या है, अभी से ही IS 38 सारा नहीं बैठ के करना, जो रिवीजन प्लान में लिखा हुआ और आपने किया हुआ, जो सवाल उसमें नहीं किया हुआ उसको सिर्फ आपने सर्कल करके साइड पे रखना है। वो होना होता है, अभी आगे चल के होगा एक्स्ट्रा क्लासेस में एंड पे ऐसे ही, ठीक है ना। तो वो सिर्फ आपने छोड़ देना है। बाकी सबसे पहले IS 38 के वो क्वेश्चंस करने हैं आपने एक सिटिंग में, फिर उसके बाद IS 21 एक सिटिंग में, रिवीजन प्लान वाले सिर्फ जो रिवीजन प्लान में लिखे और आपने अभी क्लास में नहीं किए वो आपके नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। ऑनलाइन वालों को आहिस्ता भी बोला, डबल स्पीड में सुन रहे होते हैं ना। तीसरा टॉपिक IS 41, सेम वही रिवीजन प्लान वाले सवाल आपने करने हैं। बाकी जो अभी रिवीजन प्लान में लिखे हों और आपने नहीं किए वो आपने अभी नहीं करने, वही आपकी रिवीजन है, ठीक है। और फिर IS 12 ये तो रनिंग में है, लेकिन एक हफ्ते में ये रनिंग में नहीं होगा बल्कि ये शूटिंग में होगा। यानी कि अच्छा खासा देखो ना, आप 3 दिन के अंदर आप बाकायदा आज एक एग्ज़ाम लेवल का सवाल आपने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो नॉर्मल क्लास में किया था। वैसे मैंने कहा था IS 12 का मैं नाम नहीं लूँगा इस क्लास में, बट मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि टर्म टेस्ट में IS 12 भी होगा और एक हफ्ता और गुजरने के बाद आप तकरीबन 50% से भी ऊपर की गेम जो है वो आपकी ऑन हो चुकी होगी IS 12 में। आप बिल्कुल एक अच्छा खासा एग्ज़ाम लेवल के सवाल में पासिंग मार्क्स लेने के काबिल आप आज हो चुके हैं, ठीक है। तो एक हफ्ता जब और गुजरेगा तो कहाँ होंगे, ठीक है। तो एक लेक्चर 15-16 लेक्चर्स वैसे मेरे प्लान में होते हैं, मैं 18-20 कहता भी हूँ, वैसे वो आप लोगों के भी होता है ना मामला। तो 15-16 वाले लेक्चर वाले टॉपिक में 9-10 हो जाएँ तो वो किस लेवल पे होता है। तो इसलिए वो भी पूरा समझे टेस्ट हो सकता है पूरे गज वज के साथ। तो ये 4 टॉपिक से हल्के नहीं लेने। IFRS 16 को तो मैं भूल ही गया, वो तो सबसे कीमती टॉपिक है आपका। उसमें भी आपने सिर्फ रिवीजन प्लान के क्वेश्चंस लेने हैं, लेकिन उसमें एडिशनल प्रैक्टिस ये करनी है कि लेसी के सवाल जब करने हैं एक सिटिंग में करने हैं तो उससे पहले एक बार समरी देखनी है, फिर लेसर के सवाल एक सिटिंग में करने हैं, एक समरी देख लेनी है, या इकट्ठे भी करो तो जो टॉपिक करना है करना एक समरी एक सिटिंग के अंदर है प्लीज़, ठीक है। तो आप जो है वो समरीज को रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है। अच्छा जी 5 हो गया था पूरा, 6 मैंने होमवर्क में दिया था लेकिन बिल्कुल डिस्कस हो गया था, कोई मसला तो नहीं ना, जिसमें हो बताना है मुझे, ओके। ये छोटे मोटे जो उधार हैं अब ये चुकाएं ना, बस बहुत ज़्यादा हो गया। शालीमार कर दिया था खुद ही मैंने, 8 करवाया था, 9 हो गया था बिल्कुल करवाया हुआ है, 10 बड़ा अच्छा सवाल था, बड़ा ऐसे सवाल ज़बरदस्त सवाल होते हैं जो साहब 2 लीजें रिवाइज़ करवा रहा था ये डीलर मैन्युफैक्चरर की दोनों।
अच्छा, क्वेश्चन 11 को हमने दोनों एंड से कर लिया है ना, अब बोलो। अच्छा, ये है ये एक वाला है, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज जी, ये दोनों के एंड से हमने कर लिया है, क्या ख्याल है? ये लेसर लेसी दोनों के एंड से कर लिया था हमने, मुझे याद है, नहीं तो आप देखना, आपने याद करना है। डेटॉल वाला ए तो हो गया था, ये पेंडिंग था, इसको होमवर्क कर लें। इसमें एक छोटा सा मसला है, और वो मसला सिर्फ ये है, उसने कहा है कि लाइफ बॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल करो, यानी लेसी के एंगल से हमने सवाल कर लिया, ठीक है। डेटॉल एक्वायर्ड अ मशीन हमने कर लिया था। अब जिसने मशीन दी थी लीज पर वो लेसर है, उसकी किताबों में क्या कह रहा है जी, नोट बना दो, यानी लेसर का क्या बनाना है, नोट। अब इस सवाल में एक मसला है, वो मसला ये है कि लेसर के लिए हमने 5 टेस्ट लगाने होते हैं, 5 टेस्ट में से कोई एक भी यस आए तो फाइनेंस, वरना ऑपरेटिंग। अब इस सवाल को जब आप पढ़ेंगे ना तो 5 टेस्ट लग नहीं पाएंगे। यस नो हो जाना तो सही है ना, लेकिन डेटा ना हो तो उसमें तो पता नहीं है ना। अब यूजफुल लाइफ और लीज टर्म दोनों का कंपैरिजन नहीं है, क्या करें, ठीक है। कोई जो लग रहे हैं टेस्ट, उनका आंसर जो है वो नो आ गया है, और जो अभी मिसिंग हैं वो हो सकता है कि यस जवाब दे दें, तो फिर कंफ्यूजिंग हो गया ना। तो इस सवाल को आई कैप ने, जी बेटा कौन सा हो रहा है, यस हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जान दो, ठीक है। नो हो रहा है तो वही मतलब, यही तो मैं कह रहा हूँ यार। अब देखना ना, सवाल को देखना, मुझे लगता है इसमें वही मसला था, ठीक है ना। नहीं होगा तो हो जाएगा, आपके 5 में से कोई टेस्ट यस हो गया तो कौन सी लीज है, और अगर 5 टेस्ट नहीं लग पा रहे, जिनका नो जवाब है वो तो हो गया ना कंफर्म। कोई ऐसा सवाल है, जिस क्वेश्चन है जिसका डेटा ही नहीं है, उसको आप यस नो कैसे कर सकते हैं? लाइफ वाला तो नो हो गया, प्रेजेंट वैल्यू वाला शायद नो हो जाए, उसके अलावा वाले कोई ना कोई मसला तो होगा। अगर तो यस हो जाता है कोई भी एक, तो फिर क्या करना है। लेकिन आई कैप ने इसको मुझे लगता है किससे किया था, ज़रा इसका सोल्यूशन देखना, ज़रा देखना सोल्यूशन। फाइनेंस है, ऑपरेटिंग है, मैं खुद देखूं, बोलो, पक्की बात है? कैसे पता लगे, मुझे दिखाएं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? बी पार्ट, फाइनेंस लीज। अच्छा, अब हमने कहा आई कैप से, यार ये क्या चक्कर है, टेस्ट में गड़बड़ थी मुझे लगता है, या इसमें या किसी और में, अगर इसमें हो जाए तो अच्छी बात है। खैर, फाइनेंस लीज कैसे है, तो हमने कहा यार रेट दिया हुआ था इम्प्लिसिट, इसलिए हमने कहा यार ये कौन सी निशानी है। तो खैर बहरहाल मजबूरी है, क्या करें, एक आधी बार ऐसी फनकारी उन्होंने लगाई, उसके बाद फिर ऐसा काम नहीं किया था। एक और सवाल भी ऐसा है, शायद वो नैनोगॉन है कि क्या लिखा हुआ है सवाल के अंदर, उसमें भी ऐसा मसला है, ठीक है ना। तो बहरहाल इससे तो फिर हमें यही नज़र आता है कि अगर सवाल चुप हो और इम्प्लिसिट रेट हो तो फिर आप फाइनेंस कर दिया करना, लेकिन ये कोई सही बात है नहीं। बहरहाल इस सवाल को आपने करना किस एंगल से है कि ये लेसर की फाइनेंस लीज है, फिर इस पर बहस मज़ीद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जब आप भी कहेंगे, हो सकता है टेस्ट ही लग जाए, कोई एक यस हो जाए, तो मैं पता नहीं दौड़े कर रहा हूँ, ये किसी और सवाल में मसला हो, इसमें हो ही ना, हो सकता है इसमें ना हो, किसी और में हो, ठीक है ना। तो मुझे याद नहीं आ रहा। 13 हमने कर लिया था कोल, 14 कैपरी होमवर्क था, फिर मैंने इसका सोल्यूशन लिखवा दिया था। सगाही का 1 हो गया, 2 अभी नहीं करना। 16 हो गया था, 16 हो गया था बच्चों, आसान सवाल था। इसका बी पार्ट भी कर लिया था, फिर उसका दूसरा बी भी कर लिया था, ये जिसमें आरवी निकालनी थी हमने, जो निकालनी थी यूजी आरवी, ठीक है। अब इसके नीचे ना एक सवाल छुपा हुआ, हमने कर लिया वो सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों ज़रा देखो, मेरे प्यारे बच्चों ज़रा देखो, टेस्ट वाला है, श्योर, चलो शुक्र है, चल फिर तो इन्हों लुके ही रहने दो, ठीक है ना, ये छुपा हुआ ही ठीक है, हो गया ना, उधार कोई नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट 18 में आखिरकार हमने कर ही लिया, अब कौन सा रह गया, इसको आप होमवर्क में करें। इस पूरे सवाल में भी शायद आपको बड़ा मसला आना है, बड़ा मसला आना है। एनएलएल कौन है, लीजिंग है,
NL लीजिंग लिमिटेड, लेसर, ऐसा ही है। तो लेसर की किताबों में एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं आपने, और गालिबन उसमें नहीं तो फिर इस सवाल में वो मसला होगा कि आपके टेस्ट लग नहीं पाएंगे, शायद डेटा की अनअवेलेबिलिटी, उधर लग जाए तो अच्छी बात है, सारे लग जाएं। तो वहाँ पे यहाँ पे फिर इनमें से किसी एक सवाल में ऐसा मसला था, तो आई के हमने यूज़ किया हुआ था फाइनेंस लीज, तो फिर उन्होंने कहा रेट गिवन है, तो ठीक है, बहरहाल अपना कोई रूल बना लेंगे इसके बारे में। फिलहाल तो ये 2 सवाल ऐसे थे, तो ये 2 जो रहते थे होमवर्क में चले गए। अब बस एक सवाल मैंने आपके पास पेपर में छोड़ा है, वो है 15 का 2। बाकी जो रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर आए हैं वो इंशाल्लाह हम एंड पे करेंगे जब रिवीजन करेंगे, तो ठीक है। या तो वॉल्यूम 2 के अंदर वो डाल दिए जाते हैं, साथ साथ भी कर सकते हैं हम, या फिर हम बाद में भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा बच्चों, मेरी मिन्नत वाली गुजारिश है, तरला ही है मेरा तो, और मैं क्या कर सकता हूँ कि ये MCQs एक लेक्चर के अंदर आपको प्रोवाइड किए थे। लेक्चर 24 का पार्ट B बनाया था मैंने, उसके अंदर MCQs थे इसके, और साथ में उसमें 2 चीज़ें थी। एक IFRS 16, प्लीज़ मैं अभी हाथ खड़े करवाऊंगा जो मेरे बच्चे इस वक्त आए हुए हैं, अल्लाह करे उन्होंने ये लेक्चर लिया हो, मेरी आंखें को ठंडी हो जाएं, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अभी भी ऐसा नहीं होगा। एक उसमें IS 38 का पास पेपर, एप्पल वाला, एप्पल मैंगो वाला, क्या नाम था उसका, वो तो था, नंबर क्या था, पेज नंबर बताओ, जल्दी करो, मैं आप देख लेना, रहन दो रहन दो रहन दो रहन दो रहन दो, वैसे भी आप लोग जिस वक्त में आए हुए हैं आपका आना ही मुबारक है। पेज नंबर, पेज 2। अच्छा, क्या उसकी कोई ज़रूरत है? जिन्होंने, कितने बच्चों ने लेक्चर लिया उसका? 1 2 3 4, कोई ज़रूरत है उसको करवाने की? अब जिन्होंने नहीं लिया, क्या उनके लिए ज़रूरी है ये लेक्चर लेना? आप बताओ, क्या वो वैसे होने वाला सवाल है? नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें कंसोलिडेशन का टच है, असल में गुडविल भी आ रही है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे घर पे भी सुन रहे हैं इस लेक्चर को लाजमी लें। पास पेपर 8, ये वाला सवाल, ये पेंडिंग किया था, ये पेंडिंग नहीं है, ये अब इस तरह लिख दूंगा मैं, ताकि जब कभी आप इधर से गुजरें लिखें अपने पास बुक में जाके, लेक्चर 24 पार्ट B लिखें अपने पास जाके, प्लीज़ जल्दी सब बच्चे लिखें। तो अगर आपका नहीं हुआ तो फिर आप, ये YouTube पे अवेलेबल है, ठीक है, लिंक्स भी भिजवाए थे। और ये पास पेपर 8 पेज नंबर 258, और दूसरा IFRS 16 के MCQs, ऑल MCQs। ये कितने बच्चों ने लिए थे? ये भी नहीं बच्चों ने लिया होगा जिन्होंने लेक्चर ओपन किया होगा। ज़रूरी थे लेने या नहीं? कोई ऐसे गुजारा चलेगा? लेने पड़ेंगे ना, बताओ इनको, 1 2 हैं वो तो ढूंढने पड़ेंगे ना बीच में से कि कौन से 1 2 हैं, ठीक है। सो प्लीज़, इससे भी पहले एक और मिन्नत आपकी कर चुका हूँ मैं, ये पार्ट B जो आज है ना, इसके अंदर दुख ताज़ा हो गया है कि जो पिछले पार्ट B मेरे जो अभी तक नहीं लिए, वो तो मजबूरी थी, वैसे भी ऐसे ही करने थे वो तो फिर एक्सीडेंटल कुछ छुट्टियां आ गई जिस वजह से डालने पड़े आपके लिए ये। तो ये जनाब इसका पार्ट B था, और इसमें मैंने आपको करवाया था सिर्फ़ और सिर्फ IS 38, ये तो छोटा सा ही था, IS 38 के ऑल MCQs थे। सो प्लीज़ मेक श्योर ये वाला पार्ट B जो ले रहे हैं बच्चे आज, अल्लाह उनको पास करे, और अल्लाह उनको ये तौफीक भी दे कि वो ये वाले भी लेक्चर्स आज ही ले लें इसके बाद। तो मेरी डबल दुआ है, अल्लाह उनको डबल डबल पास करे, ठीक है जी। ऐसे करके पढ़ाना पड़ता है, हालात देख लो। चलें जी, आ जाएं वापस, IFRS 16 पे थे हम। अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होती है जी हमारी, देखें कब तक चलेगी। सबसे पहले वो शॉर्ट टर्म लो वैल्यू वाली जो एग्जांपल्स थी वो सारी करवा दी थी ना मैंने, ज़रा मुझे बताओ कौन सा पेज था? ये रही, ठीक है। ये सफ़ा हमने पढ़ लिया था, और अगले सारे सवाल आपने कर लिए थे, जिसमें से आप में से मुझे बच्चों ने कहा था कोई मसला हमें आने लगा था, आया था कोई मसला आया था इन सवालों में? आए जी, ज़रा पेज नंबर 46 पे तशरीफ़ लाएं।
जी पेज 46 पे आ गए। इस पे जो मैंने आपको सारी थ्योरी पढ़ाई थी वो ज़रा देखें, कोई मसला है उसमें? उसमें तो कोई मसला होना नहीं चाहिए, एग्जाम्पल से पढ़ाई थी वैसे। उसके बाद मैंने अगले 3-4 सफ़ों पे ढेर सारी एग्जाम्पल्स थी जो होमवर्क में दी थी, आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ज़रा बताएं इसमें से कितने बच्चों ने ये एग्जाम्पल्स देखी थी? किसी ने नहीं? हाँ, कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें। तरतीब से चलते हैं। 1 में को मसला, 2 में, 3 में लेसी ABC, ये छुड़वाना था वैसे, चले खैर भूल गया तेजी में। लेसी ABC एंटर्स इनटू अ 8-year लीज विद DEF लेसर ऑफ अ मशीन, तो लेसी है। टू बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लेन, ठीक है, इससे प्लेन बनेगा। कॉस्ट टू इंस्टॉल मशीन इन ABC मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब कोई इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं है। ABC एंड DF हैव द राइट टू टर्मिनेट द लीज विदाउट अ पेनल्टी ऑन ईच, चलें, ऑन ईच एनिवर्सरी ऑफ लीज कमेंस है, हर साल के अंदर बगैर पेनल्टी के वो टर्मिनेट कर सकते हैं। दोनों के पास एक ऑप्शन है। द लीज टर्म कंसिस्ट ऑफ अ 1 year नॉन कैंसिलेबल पीरियड बिकॉज बोथ ABC हैव सब्सटेंटिव टर्मिनेशन राइट। ABC DF हैव सब्सटेंटिव टर्मिनेशन बिकॉज बोथ कैन टर्मिनेट। अच्छा, ये मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं इस पूरी बात में। वैसे ज़्यादा मज़े की बात पता है कब समझ आएगी? जब आप इंशाल्लाह आइए IFRS 15 पढ़ेंगे, एक लाइन वहाँ पे। चले इसको भी छोड़ें, बहुत सिंपल बात है, सादा सी बात है। 8 साल की लीज़ है, लेकिन हर साल के एंड पर दोनों टर्मिनेट कर सकते हैं और पेनल्टी भी कोई नहीं है, तो फिर लीज़ कितने अरसे की हुई? उसने कुछ लिखा हुआ है कि रीजनेबली सर्टन है कि दोनों टर्मिनेट नहीं करेंगे 8 साल तक। अगर लिखा होता तो फिर एक्सटेंशन पीरियड भी ऐड कर देते, तो एक्सटेंशन पीरियड ऐड नहीं हो सकता। यानी ये जो मैंने यहाँ एग्जांपल बनाई थी कि लीज़ जो है, इस एग्जांपल को एक एग्जांपल इसमें और ऐड कर देता हूँ मैं मिसाल के तौर पे। हम यहाँ पे एक एग्जांपल 0 लिखते हैं। 12 मंथ्स लीज़ है और एक्सटेंडेड 0 मंथ्स। क्यों? क्योंकि दोनों के पास टर्मिनेशन ऑप्शन है और ये नहीं बताया हुआ कि टर्मिनेट कोई करेगा या नहीं करेगा, तो चुप है तो बस ठीक है, कर सकते हैं। इसका मतलब 12 मंथ्स ही हुई ना लीज़, तो 12 मंथ्स है तो फिर ये, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या कहता है 12 मंथ्स या उससे, यानी अप टू 12 मंथ। मैंने कहा था 12 मंथ भी शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से पढ़ के चले जाते हैं। अ लीज दैट एट कमेंसमेंट डेट हैज़ अ लीज टर्म ऑफ 12 मंथ्स और लेस इंक्लूडिंग एक्सटेंशन ऑप्शन, लेकिन इसमें एक्सटेंशन कोई नहीं है, टर्मिनेशन है और चुप है, तो इसलिए हम टर्मिनेशन को एग्ज्यूम करेंगे कि है, तो इसलिए वो कहता है ये लीज 1 साल की ही समझो। हर साल बेशक रिन्यू कराते रहे, पर हर साल फिर ये शॉर्ट टर्म ही रहेगी, क्वालिफाई करती है शॉर्ट टर्म के लिए, आप इसको काउंट फॉर कर सकते हो एज अ शॉर्ट टर्म लीज, ठीक है। नहीं, सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट है। सब्सटेंटिव के नाम से तुम धोखा खा गए मेरे दोस्त। सब्सटेंटिव तो दूसरा, वो सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट था। ये तो टर्मिनेशन की बात कर रहा है कि वो टर्मिनेशन राइट सब्सटेंटिव है। यार कोई भी टर्मिनेट कर सकता है, एसिड बदलने की बात तो नहीं ना हो रही, एसिड तो आइडेंटिफाइड है यार, ठीक है, ओके। और जी 4 हो गई, और जी फरमाएं। 5 में को मसला, 5 अच्छा सवाल था ना कि कोई नहीं किया? 5 किया था बेटा, मैंने खुद करवाया था कि कटवा दिया था? ये मैंने नहीं करवाया था, मैंने इससे मिलता जुलता करवाया था। चानमाई 6 हो गया था। ये देख रहे हैं परेशान हो कि अच्छा इतना काम होमवर्क में था, हम कहाँ थे उस वक्त? शायद ये भी कोई एक्स्ट्रा टाइम ही था जिस दिन हमने किया था ये काम। हाँ 8 मैंने करवाया था, ठीक है। चले खैर, अब क्या कर सकता हूँ आपका मैं। डिस्क्लोजर्स ऑफ लेसी आपके सामने हैं, आ जाओ इधर, पेज नंबर 43। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जल्दी से आ जाएं।
lessee shall disclose information about leases for which it is a lease in a single, it is a lessee in a single or अच्छा जी, however a lessee need not duplicate knowing that is already. अच्छा यार, इस पहले पैरा को तो काटो ना। हाँ जी, इसलिए तो आपको बुलाया है, काम काम करने के लिए आपका। यहाँ से कहानी शुरू करते हैं जी। A lessee shall disclose, लेसी के लिए लाजिम है, असर 3:45 है तो वहाँ तक पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। 35-40 मिनट पे फिर जाके असर पढ़ लेंगे, ओके सही है। नहीं 3:30 बजे तो फिर आप बस कर दें, चले जाना जिसने जाना हो, मेरी तरफ से तो वैसे भी इजाज़त। A lessee, देखिए इतना इंजॉय करेंगे अभी आप, जैसे ये अब काम शुरू हुआ है ना, अब ये बस इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है, ठीक है। A lessee shall disclose following amounts for the reporting period. डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर राइट ऑफ यूज़ बताए बाय क्लास ऑफ एसेट, कि प्लांट अगर आपने लीज पे लिया है और दूसरा आपने व्हीकल लीज पे लिया है तो राइट ऑफ यूज़ है ना दोनों ही, ठीक है, नॉर्मल लीज है तो प्लांट की जो है वो डेप्शन अलग बताओ, राइट ऑफ यूज़ प्लांट अलग हो और राइट ऑफ यूज़ व्हीकल अलग हो। इंटरेस्ट एक्सपेंस बताओ लीज लाइबिलिटी का। एक मिनट यार, एक काम तो करो ज़रा, आपका क्या नाम है आप? हमीद एंड को कि हम डिस्क्लोजर्स बनाने लगे हैं, ठीक है जी। यही है हमारा लेसी, ठीक है। अब इस भाई हमीद ने ना, हमीद लिमिटेड ने लीज पर चीज़ें लेनी है और डिस्क्लोजर हमने इसको बताने के आपको कौन कौन से देने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमीद लिमिटेड की स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में मैं P&L बना लेता हूँ, ठीक है, और बाकी देखता हूँ फिर कोई नोट्स शोट्स हों तो। अब मुझे बताएं, सेल्स चल रही होती हैं, सेल्स बोलो, कॉस्ट ऑफ सेल करते 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 GP गुजर गया, सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस आते हैं, फाइनेंस कॉस्ट आती है, अदर एक्सपेंसेस आते हैं। अब आप कहोगे ये तो सिर्फ इतना सा आपको उस्तादों ने बताया होगा कि आगे जाके P&L का इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा, लेकिन बनाया आपने नहीं है, क्योंकि आपने ये आखिरी बार इंट्रो के अंदर शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होंगी, है ना। तो कोई मसला नहीं है बेटा, यहाँ पे आपकी ये हसरत ज़रूर पूरी की जाएगी। फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे सिलेबस में मौजूद है, 12 से 15 दिन उस पर लगते हैं, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की आप बनाना सीखते हैं, और वो इस दफ़ा पेपर में भी आया फुल फ्लैज सवाल बड़े वाला 15 से 18 नंबर का। अच्छा, ऐसे ही अब आगे क्या चीज़ होगी, ये तो होगी ना मेन P&L की बात, ठीक है। ये मेन P&L के बाद आपको पता है आगे क्या होता है, नोट्स टू द फाइनेंशियल। तो हमीद लिमिटेड की नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडेड, वही जो भी चल रहा होगा, तो ये नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाता हूँ। अब डिस्क्लोजर का मतलब बच्चों क्या होता है कि इनमें से कहीं पे भी कुछ शो, इनकम स्टेटमेंट के फेस पे शो कर दो, नोट्स पे शो कर दो, फिगर लिख के शो कर दो, या फिगर लिख के शो कर दो, चेक करो उधर, चलो छोड़ो, कैमरे के आगे कुछ चीज़ आई हुई थी, हाउ, अच्छा जी, या अंग्रेज़ी में लिख के शो कर दो, ठीक है। अब बात शुरू हुई थी यहाँ से, पहले तो सिंपल है सारे जी, क्या करें, पॉज करें ज़रा। अच्छा जी, अच्छा मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं। अब मिसाल के तौर पे इसमें सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट है, तो इनकी आगे डिटेल्स होती हैं नोट के अंदर, यहाँ पे सिर्फ एक फिगर नज़र आ रही होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे नोट नंबर, सेल का 1 होगा, कॉस्ट ऑफ सेल का 2 हो जाएगा, इसका 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब नोट्स चले आ रहे होंगे, उनमें नोट नंबर 3 जो होगा, N3 लिख दूँ ज़रा माजरत के साथ, नोट 3 क्या है जी, सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें डिटेल होगी कि सेलिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या पड़ा है। मैं कहता हूँ जी ये 200 रुपये सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे टोटल फेस पे जो नज़र आ रहे हैं। अब इसका ब्रेकअप मैं आपको देता हूँ जी, इसके अंदर हैं सैलरीज़ हैं, सेल्स स्टाफ की सैलरीज एक्सपेंस आ गया, सैलरीज आ गई, ठीक है। उसके बाद कमीशन आ गया सेल्स वालों का, उसके बाद
एक हमने लैपटॉप जो है वो लीज पे कराया हुआ, लो वैल्यू एसेट है, ठीक है, और वो हमने अपने मार्केटिंग मैनेजर को, सेल्स मैनेजर को दिया हुआ है, तो वो लो वैल्यू एसेट की जो लीज है उसका रेंट होता था ना, रेंट पे किया और खर्चा हुआ, आया कमाया घिसाया गया, यहाँ पे क्या होता था, कैश गया और खर्च हुआ, ऐसे ही है ना। तो एक रेंट एक्सपेंस आ रहा है, ऐसी मैं मिसाल ले रहा हूँ, रेंट एक्सपेंस, ये रेंट एक्सपेंस है जनाब लो वैल्यू एसेट का, रेंट एक्सपेंस लो वैल्यू एसेट की लीज का, ठीक है जी। अब ये भी कुछ होगा, ये भी कुछ होगा, मिसाल के तौर पे ये 2 रुपये आ रहा है, ठीक है, और ऐसे ही करते करते अदर्स हैं, लेट्स से 0.3 ये बन गया, ठीक है, ऐसे ही मैंने ना फिगर ली है कोई। अब जो बीच में डैशेस हैं, डैशेस, ये डैशेस मिलाकर और ऊपर वाले ये सब कुछ मिलाकर बहुत सारी चीज़ें चलते चलते ना ये बना है, ठीक है ना, और सही है, तो ये टोटल आ गया 200। अभी मैंने इस 0.3 के ऊपर थोड़ी और रोशनी डालनी है बच्चों, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ऐसे ही मिसाल के तौर पे आपके उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं, नोट नंबर 4 इसका बना लेते हैं, ओके। अब ऐसे ही 500 रुपये, 505 कर लें ऐसे ही, ठीक है, कोई फिगर ऐसे रैंडम फिगर है, नोट 4 है एडमिन एक्सपेंसेस का। अब इन एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर अब एडमिन डिपार्टमेंट की अपनी सैलरीज होती हैं, आपको पता है ना, तो सैलरीज आ गई, लेट से इनकी 300 रुपये की सैलरीज आ गई। हेड ऑफिस की जो बिल्डिंग है किराए पे है, लेट से 100 रुपया उसका, 500 तो उतने टपा देना, ज़रा ध्यान करना, ठीक है, रेंट आ गया। अच्छा, अब डेप्रीसिएशन है राइट ऑफ यूज़ की, ऐसे ही अज्यूम करो 3 रुपये। उसके बाद रेंट एक्सपेंस है, और ये रेंट एक्सपेंस जो है ये एक शॉर्ट टर्म लीज़ है। हमने हेड ऑफिस के अंदर जनरेटर कोई 8-9 महीने के लिए किराए पे ले लिया है, क्योंकि हमारा जनरेटर ख़राब हुआ था, हमने वो सही कराने भेजा हुआ है, या हमने नया ख़रीदना है, तो फ़िलहाल हमारे पास जो है वो इतने पैसे नहीं थे नए ख़रीदने के, हमने जनरेटर किराए पे मंगवा लिया। तो 8-9 महीने के लिए जो किराए पे ये एसेट मंगवाया, जनरेटर मंगवाया, तो ये कौन सी लीज़ है, शॉर्ट टर्म लीज़ है। और ये जनरेटर यूज़ कहाँ हो रहा है, जैसे वो लैपटॉप यूज़ कहाँ हो रहा था, थोड़ी बात समझ आ रही है, ये प्रेजेंटेशन असल में कैसे होगी चीज़ों की, प्रैक्टिकली भी ज़िंदगी में जाओगे तो क्या करोगे, पर पता तो हो, और फिर ये MCQs में और इसमें फाइनल अकाउंट के सवाल में आ जाए तो ये आपको प्रेजेंट तो करना पड़ता है, और MCQs में भी आ सकती हैं बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जनरेटर हमारा यूज़ हो रहा था हेड ऑफिस के अंदर, तो लेट से इसका ऐसे ही कोई 5 रुपये किराया बढ़ाया जी, 5 रुपये आ गया, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, वेरिएबल लीज पेमेंट याद आ रहा है आपको, वेरिएबल लीज पेमेंट याद आ रहा है कुछ, मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, ऐसे ना करो, मैंने आपको कहा था कि ये बताओ पहले साल 16 किराया, दूसरे साल 18, तीसरे साल 20, ये वेरिएबल है ना, तो आपने कहा था उस वक्त नहीं, ये वेरिएबल नहीं है, और आज आप फिर कह रहे हैं यस, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड रेंटल हैं, ये पहले ही स्टार्ट में खड़े होकर डिसाइड होते हैं। वेरिएबल रेंटल कहते हैं कि हमने कहा कि भाईजान अगर मशीन ने अच्छा परफॉर्म किया तो हम इतने पैसे आपको एक्स्ट्रा देंगे, प्रॉफिट के इतने % देंगे, ये सारी चीज़ें भूलना नहीं, मैं भूलने नहीं दूंगा आप लोगों को, करीब ही है, दूर नहीं है। वैसे कौन सा सफ़ा था, ताकि वक्त जो सनद रहे और काम आए वाली बात में लिखा हुआ नज़र आ जाए हमें, पेज नंबर 39। ये देखो, ये देखो, ये वेरिएबल लीज पेमेंट, कि अगर हमने 70,000 इस प्लांट को यूज़ करके 70,000 रेवेन्यू जनरेट किया, ये यूँ लिखा था कि हम 10% रेवेन्यू का आपको देंगे, ठीक है, और एक्सपेक्टेड है कि 80,000 का रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन किया 70 और 60 का, तो ये 70 का 10% और 60 का 10% ये हमने लिया था वेरिएबल लीज पेमेंट। याद आया कुछ, आपने क्लास में छुट्टी की थी, याद आ गया, तो पढ़ी हुई हैं,
पढ़ी हैं, ली थी, तो फिर क्यों याद नहीं था? वेरिएबल लीज पेमेंट का हमने फिर ट्रीटमेंट क्या सीखा था, इसको एक्सपेंस डेबिट करके कैश में क्रेडिट कर देंगे, लीज असल वाली को छेड़ना नहीं है। कोई बात नहीं, अभी एक बार पढ़ा था, आज 2 बार पढ़ लिया, या कि एक आध बार इंशाल्लाह मैं फिर पढ़ा लूँगा, तो ज़िंदगी में नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। तो वेरिएबल लीज पेमेंट क्या है? वो लीज पेमेंट का चेंज होना, मैंने लिखा था ये वेरिएबल लीज पेमेंट नहीं है, ये तो स्टार्ट में खड़े होकर ही तय किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा किराया ये होगा, ये तो तय है, फिक्स्ड है। वेरिएबल तो ये है कि आप किसी चीज़ के ऊपर कंटिजेंट कर दें, या जैसे मैंने कहा था कि फ़ोटोकॉपी वाले भाई कहें पर कॉपी अलग दूंगा और महीने का अलग दूंगा, तो पर कॉपी जो है वो वेरिएबल ही तो है, तो जितनी कॉपियाँ करेगा उतना किराया देगा। तो वेरिएबल लीज पेमेंट के बारे में स्टैंडर्ड कहता है उसको क्या कर दो, एक्सपेंस आउट कर दो। अब यही एक्सपेंस तो बताना चाह रहा था कि हमने फ़ोटोकॉपी मशीन अपने एडमिन डिपार्टमेंट के लिए मंगवाई थी और उसके अंदर कोई वेरिएबल लीज पेमेंट भी थी, ठीक है। कौन से सफ़े पे थे हम, ये रहा। तो वेरिएबल लीज पेमेंट्स आ गई जी। तो ये हमारी फ़ोटोकॉपी मशीन की लेट से 1 रुपये की वेरिएबल लीज पेमेंट आ गई, ठीक है जी। ऐसे ही चलते चलते बहुत सारी चीज़ें आते आते एंड पे ना एक हेड हुआ करता है अदर्स, ठीक है ना। अदर्स में फिर वो सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं जो कहीं और डल नहीं सकती, और ठीक है ना, तो सही है, ये बात समझ आ रही है। ये बहुत सारी चीज़ें चलते चलते नाम से आती हैं और जब कुछ नहीं बन पाता कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अदर्स में। मैं ये अदर्स की बात अब थोड़ी देर में छेड़ता हूँ। और ये हमारा टोटल हो गया 500 ठीक है जी, यानी 500। अब ये जो बीच में 3 डॉट्स हैं ना, इसमें ये फिगर पूरी हो गई, ओके, और सही है ना। अच्छा, ऐसे ही आपकी फाइनेंस कॉस्ट है, इसके लिए नोट नंबर 5 होगा। इसकी भी कोई फिगर ऐसे ही रख ले मर्जी से, 150 कर ले। कहाँ पे बनाएं इसको, इस तरफ ना बना ले, इधर नोट नंबर 5 फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा जी, अब हमीद भाई की फाइनेंस कॉस्ट जो है वो 150 आ रही है। यूज़र तो ये चाहेगा ना कि मैं इसका ब्रेकअप श्रेकअप देखूं कि इसमें क्या कुछ है, ठीक है। तो हमने कहा जी उसके लिए नोट नंबर 5 में तशरीफ़ लाएं। तो यूज़र ले आया नोट 5 में तशरीफ़। हमने इसमें लिखे हुए थे कुछ आइटम, जैसे बैंक चार्जेस होते हैं, बैंक कमीशन होते हैं ना जी, इंटरेस्ट वगैरह। तो बैंक चार्जेस आ रहे थे इसमें, मिसाल के तौर पे कमीशन, बैंक चार्जेस कमीशन वगैरह हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका आ रहा था लॉन्ग टर्म, कोई आपने लोन ले रखे थे, ओह चार्जेस, लॉन्ग टर्म लोन ले रखे थे उसका इंटरेस्ट आ गया। आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन भी लिए हुए थे उनका भी इंटरेस्ट आ गया, जिसको रनिंग फाइनेंस भी कहते हैं। और बोलो, ऐसे ही आपने कोई लीज पर एसेट ले रखा था तो लीज लाइबिलिटी के ऊपर भी इंटरेस्ट आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ऐसे ही 15 रुपये, और ये सारे इंटरेस्ट वगैरह और चार्जेस वगैरह मिलकर बन गया 150 रुपया। ये 150 फेस पे आ रहा है। अब मैंने फ़िलहाल जो आपको 3 चीज़ें डिस्क्लोजर से पढ़ानी हैं वो क्या हैं। पहली बात तो ये कह दी उसने, लेसी शैल डिस्क्लोज डेप्रीसिएशन ऑफ राइट ऑफ यूज़, डेप्रीसिएशन राइट ऑफ यूज़ की। अब ये वो कह रहा है क्लास बाय क्लास बताओ, वो अब मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास बस एक ही एसेट है, ठीक है ना, तो बस उसी की राइट ऑफ यूज़ हम बता देंगे। राइट ऑफ यूज़ है, प्लांट है, ठीक है। ये बात समझ आई। ये मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ये पॉइंट नंबर कौन सा है, ए है, और बोलो ये पॉइंट ए आ गया। अब इस तरह से समझना ज़रा आसान हो जाता है ना, ठीक है। ये पॉइंट ए आ गया। उसके बाद अगली बात क्या कहता है, कुछ बातें मैंने लिख दी हैं, कुछ अभी मैं वो अदर्स में गेम डालूंगा फिर, अब ठीक है ना। अगला कहता है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज लाइबिलिटीज़ बताओ। कहाँ पे लिखा हुआ है जी, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये बड़ा इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज लाइबिलिटीज़। ये कौन सा पॉइंट आपको मैंने यहाँ से पढ़ा दिया, बी, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अच्छा उसके बाद जी कहता है अगली चीज़ क्या बताओ, एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज दिस अगली बात अभी ये अगली बात अभी मैंने पढ़ानी है अदर्स के अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मेन है वो क्या है,
एक्सपेंस रिलेटिंग टू लो वैल्यू लीज, अगली बात मैं अभी बताता हूँ। और तीसरी चीज़ एक्सपेंस रिलेटिंग टू वेरिएबल लीज पेमेंट, तो अगली बात को छोड़ो, रहने दो। वेरिएबल लीज पेमेंट आपको पता है कि मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी में शामिल नहीं होती, मैंने उसके बारे में क्या कहा, उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे, ठीक है ना, तो इसको छोड़ ही दो वैसे ही। ओके, आगे ना पढ़ो। अब ये तीन चीज़ें पहले मैं दिखा दूँ। एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज शो करो, कितने गया, एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज किधर है, ये वो शॉर्ट टर्म लोन का इंटरेस्ट है भाई, रेंट एक्सपेंस होता है शॉर्ट टर्म लीज का, इंटरेस्ट थोड़ा ही होता है। तो ये आ गया। उसके बाद फिर लो वैल्यू एसिड की लीज का एक्सपेंस दिखाओ, दिखा दिया। तीसरा वेरिएबल लीज पेमेंट्स जो कि आपकी लीज लायबिलिटी की कैलकुलेशन में शामिल नहीं है वो दिखाओ, भी नहीं है। तो ये क्या क्या नंबर आ गया जी, क्या क्या नंबर आ गया जी, सी डी और ई, ऐसा ही है। शॉर्ट टर्म सी है तो सी, लो वैल्यू डी और ई, ठीक हो गया। अब एक छोटी सी बात, ब्रैकेट्स भी देख ही लेते हैं फिर, ठीक है, छोटी सी बात पहले सुनो। अच्छा, अब एडमिन में ना ये जो सेलिंग में ये जो 9.03 कह रहा हूँ, 0.03 आ रहा है, ये 0.03 क्या है, ये अदर्स हैं जिसके अंदर नाम से आने वाली चीज़ें ही नहीं थी, इतनी छोटी छोटी थी, पर थी सेल्स डिपार्टमेंट की, इतनी छोटी मोटी चीज़ें थी कि उनको नाम से लिखना मुनासिब नहीं लगा, हमने उसको एक जगह इकट्ठा करके अदर्स में डाल दिया। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, लेट्स से 0.1, यार ये बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा, इसको क्या कर दूं मैं, 3 कर देता हूँ, ठीक है जी। 1 + 0.5 + 1.5, ये को 3 आइटम्स मिलकर ये 3 बना है। इस 3 आइटम्स में से ये जो 0.5 है ना जी, ये 0.5 एक ऐसा लैपटॉप है जो दूसरे बंदे को लेकर दिया था, साथ वाले मैनेजर को, ठीक है, वो असिस्टेंट मैनेजर को लेके दिया है, ठीक है। और ये लैपटॉप जो है, ये पहली बात तो ये लो वैल्यू एसेट है, ऐसा ही है, लेकिन इसको लीज पे लिया है सिर्फ 9 मंथ्स के लिए। अब ये क्या हो गया, ये ऐसा लो वैल्यू एसेट है, ये इधर भी आ सकता था, इधर अदर में भी, लेकिन मैंने इधर रखा क्योंकि वो मैंने दोनों को लैपटॉप लेके दिया है ना लीज पे, ठीक है। तो ये ऐसा लो वैल्यू एसेट है जो शॉर्ट टर्म भी है, यानी एक ऐसी लीज जो शॉर्ट टर्म भी है और लो वैल्यू भी है। तो स्टैंडर्ड कहता है इसको अदर्स में डाल दो, इसको नाम से लिख कर दिखाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया ना, वो 3 में पढ़ा है, अदर्स में पढ़ा है, इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ें जाके। अब ज़रा पूरी कहानी पढ़ो, ये देखो, एक्सपेंस रिलेटिंग टू लो वैल्यू, पहले बोल गया मैं, चलो माजरत, एक्सपेंस रिलेटिंग टू लो वैल्यू एसेट लीज, दिस एक्सपेंस शैल नॉट इंक्लूड एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट। इसमें इस 2 में ना शामिल करना वो लो वैल्यू का रेंट जो शॉर्ट टर्म भी है, मतलब इधर एक डिस्क्लोज ना करो, अदर्स में डाल दो, मतलब इसका ये है, ठीक है। तो इसको भी मैं डी ही कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये डी का क्या था, येलो वाला हिस्सा, ओके, और सही है, ब्रैकेट ऐसे ही आगे बढ़ो। ये भी अदर्स पड़े हैं, ठीक है, इन अदर्स के अंदर इसको कर लो 3, उतने की सी, उतने भी 3 सी, इसको 5 कर लो, ठीक है जी। यहाँ पे 1 + 1.5 + 1 + 2 + कितना रह गया, 2। चलो अब जी, इसमें ये जो 2 है ना, 2 येलो कलर की है, येलो ही करते हैं, ये जो 2 है, इस 2 के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने पहले दिन एक जनरेटर मंगवाया था, लेकिन वो 1 हफ्ते बाद ही हमने वापस कर दिया क्योंकि हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसका सिर्फ हमने हफ्ते का रेंट दिया था। अब ये शॉर्ट टर्म लीज तो है, लेकिन वो भी 1 महीने से भी नीचे है, तो उसका 2 रुपये का रेंट हमने पे कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है,
ये रेंट है एक ऐसी शॉर्ट टर्म लीज का, या भाई ने शादी के लिए मंगवाया था यार जनरेटर, ठीक है, तो 3 दिन के लिए किराए पे, तो ऐसी शॉर्ट टर्म लीज जिसमें, ऐसे ऊपर की तरह लिखूं ना, ऐसी शॉर्ट टर्म लीज है जिसकी लीज टर्म जो है वो लेस देन 1 मंथ है, लेस देन 1 मंथ। तो इसका क्या करें, तो स्टैंडर्ड कह रहा है पाइन ये शॉर्ट टर्म लीज जो है इसको भी रेंट के, इसके नाम के साथ रेंट के तौर पे शो करने की ज़रूरत नहीं है। इधर देखो, पहले तो उसने कहा ये लेसी शैल डिस्क्लोज, क्या करे, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज। अच्छा जी, कर दिया सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंस तो नहीं हो सकता, एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज, इंटरेस्ट तो नहीं है, एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज। लो जी, एक्सपेंस रेंट होता है शॉर्ट टर्म लीज का, डिस्क्लोज कर दिया। आगे कहता है दिस एक्सपेंस नीड नॉट इंक्लूड एक्सपेंस रिलेटिंग टू लीजेस विद द लीज टर्म ऑफ, इसमें ना, यानी कि ऊपर क्या लिख के आया है वो शेल डिस्क्लोज, ये डिस्क्लोज करो, क्या डिस्क्लोज करो, एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज, लेकिन उसमें 1 महीने से कम वाली को शो ना करना, मतलब वो अदर्स में डाल दो। शो करो, क्या शो करो, एक्सपेंस रिलेटिंग टू लो वैल्यू एसेट, तो कर दिया, लेकिन उसमें उनको ना डालो जो लो वैल्यू होने के साथ साथ शॉर्ट टर्म भी हैं, ठीक है, और बात समझ आ रही है। और लास्ट इज, ये तो अकेला ही था, लाजमी शो करो, ठीक है, तो लाजमी शो करो डेप्शन राइट ऑफ यूज की, लाजमी शो करो इंटरेस्ट एक्सपेंस, राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी, ये नॉर्मल लीज की बातें बोली उसने। फिर लाजमी शो करो एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज, नाम के साथ जिस एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है उसमें, लेकिन उस शॉर्ट टर्म लीज के एक्सपेंस में वो शॉर्ट टर्म लीज का एक्सपेंस शो ना करो, लेकिन एक्सपेंस तो एक्सपेंस है ना, अदर्स में डाल के एक्सपेंस डाल देना है, नाम से डिस्क्लोज नहीं करना, ठीक है। फिर डिस्क्लोज का मतलब है बताओ, डिस्क्लोज करो रेंट रिलेटिंग टू एक्सपेंस रिलेटिंग टू लो वैल्यू एसेट, लेकिन इसमें ना शामिल करो उस लो वैल्यू एसेट का एक्सपेंस जो एक साल से भी कम, जो शॉर्ट टर्म भी है, अदर्स में डाल दो, ठीक है। और वेरिएबल लीज पेमेंट बताओ। आगे जी, आगे तो बहुत आसान है कि मुश्किल है, ओ दसो, आगे तो सीधा सीधा हो गया ना। क्या है जी, इनकम फ्रॉम सब लीजिंग, मतलब आपने कोई एसेट लीज पे लिया और आगे उसको लीज पे दे दिया, तो उससे जो इनकम होनी है डिस्क्लोज कर दो। अब वो कर देना ना, बस डिस्क्लोज का मतलब समझ तो आ गया आपको। फिर टोटल कैश आउटफ्लोज फॉर लीज, कहाँ पे आ रहे होते हैं टोटल कैश आउटफ्लोज, आपके मैच्योरिटी एनालिसिस में आ रहे होते हैं आउटफ्लोज जो होने हैं, ठीक है। एडिशन राइट ऑफ यूज़ का एडिशन का सब नोट होता है, राइट ऑफ यूज़ का जो सब नोट, सॉरी नोट ही होता है वैसे तो, राइट ऑफ यूज़ के नोट के अंदर आप एडिशन शो करते हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज़ एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट, जाहिर सी बात है वो कहना असल में ये चाह रहा है कि जैसे पीपीई के अंदर, मैं कितने जावा, जैसे पीपीई के अंदर, यहीं पे नोट्स बन रहे हैं ना, चलो यहीं पे बना लेते हैं। पीपीई के अंदर जैसे क्लासेस होती हैं ना, ऐसी राइट ऑफ यूज़ में भी तो क्लासेस हो सकती हैं। आपने क्या लाजमी है कि सिर्फ एक ही मशीन आपने लीज पे ली हो, तो राइट ऑफ यूज़ के अंदर हो सकता है आपने राइट ऑफ यूज़ के अंदर मशीन भी ली हो, व्हीकल भी लिया हो, और टोटल आ रहा हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। बात समझ आई है। तो वो यही कह रहा है कि आपने राइट ऑफ यूज़ की मूवमेंट शो करनी है और क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट के हिसाब से करनी है, क्लास बाय क्लास, ठीक है, अलग अलग क्लास, ये नहीं कि राइट ऑफ यूज़ ये दोनों इकट्ठे कर देंगे। मशीन लीज पे लिया तो उसका अलग राइट ऑफ यूज़ का नोट, व्हीकल है तो अलग, ठीक है। एंजॉइंग, कितना मज़े का आज जो वो टेस्ट है, लेक्चर। अच्छा लें जी, ओके, a lessee shall provide disclosure specified in para 53 in tabular form, केड़े ने पैरा 53 आले, अच्छा ये, हाँ अच्छा ये वो सारी पैरा वाले थे, अच्छा खैर कौन सा, आप ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ, ओपनिंग, एडिशन, क्लोजिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बताओ, ओपनिंग, डेप्रीसिएशन, क्लोजिंग, आप बुक वैल्यू का बताओ, मशीन का अलग बताओ, व्हीकल का अलग बताओ, और सही है।
ये टेबलर फॉर्म में बता दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही लीज़ का नोट होता था, तो लीज़ के नोट में भी तो आपने अंग्रेज़ी लिखने के बाद यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने नंबर नहीं लगाया, आपने जो है वो द कंपनी हैज़ एंटर्ड, उसके बाद आप लिखते थे मैच्योरिटी एनालिसिस, ठीक है जी। उसमें आप ये टेबलर फॉर्म में तो लिखते थे लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, और टोटल आ गया 2 to 3 ईयर्स, और ठीक है। तो यहाँ पे आप करके टोटल बना देते थे। तो वो क्या कह रहे हैं, ये सारे के सारे डिस्क्लोजर्स जो है ना, ये पैरा 53 के अंदर उसने कहे हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पे बताई हैं उसने, पैरा 53 में। आपको इससे क्या, कौन से पैरा में आपको पता लग गया कि क्या क्या डिस्क्लोज करना है जी। पार्ट इसका पार्ट 2 भी करना है। अच्छा, घंटा हो गया, बस 5-7 मिनट और, ठीक है, माजरत। अच्छा जी, वो कह रहा है लेसी शेल प्रोवाइड द डिस्क्लोजर्स स्पेसिफाइड इन पैरा 53, ये ऊपर वाले डिस्क्लोजर्स के बारे में कह रहा है, इन अ टेबुलर फॉर्म अनलेस अनदर फॉर्मेट इज़ मोर अप्रोप्रिएट। वो कहता है टेबल की फॉर्म में बनाना, अनलेस कि आपको इसके अलावा कुछ अंग्रेज़ी में लिख के ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। अभी तक तो हमने टेबलर फॉर्म में बनाया, ठीक है। द अमाउंट डिस्क्लोज्ड shall include costs that a lessee has included in carrying amount of another asset during the अच्छा, वो कह रहा है कि अमाउंट्स डिस्क्लोज में बताना है, इंक्लूड करना है वो कॉस्ट को भी जो लेसी ने कैरिंग अमाउंट ऑफ किसी और एसेट के अंदर, यानी कि अगर आपका मिसाल ये जनरेटर आपने लीज पे लिया हुआ है, ये आपकी कैंटीन बनाने के अंदर इस्तेमाल हुआ है, पता है ना, ये अगर एसेट वहाँ इस्तेमाल हो गया तो इस जनरेटर की डेप्री है तो राइट ऑफ यूज़, लेकिन इसकी डेप्रीसिएशन पीएनएल में नहीं आएगी, कैंटीन में जाएगी। तो वही कह रहा है बस, पहले हर स्टैंडर्ड भी कहता है वैसे तो। अच्छा, उसके बाद कहता है, ये तो इतनी सी बात ही थी कि लेसी कहाँ करे जी, टेबलर फॉर्म में करे, बात यही है काम की। आगे, लेसी शेल डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ इट्स लीज कमिटमेंट्स फॉर शॉर्ट टर्म लीजेज अकाउंटेड फॉर इन पोर्टफोलियो ऑफ शॉर्ट टर्म लीजेज टू विच इट इज़ कमिटेड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा यार, ये ना अब एक, बल्कि मैं तो कहता हूँ पहले तो इसको काटो ना, ये ऐसे फजूल सी बात है, ये भी याद कर लेंगे आप, काटें पहले इसको। पता है क्यों मैं कटवा रहा हूँ, समझ आ गई ना ये बात की, तो ज़रूरी नहीं होता कोई गलत बात नहीं लिखी होती जो कटवाई जा रही है, स्टैंडर्ड की बात होती है, लेकिन आप कहोगे यार इसको याद कर लो यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बस ठीक है यार, करते हैं आप जो कर रहे हैं, आपको दूसरा अप्रोप्रिएट लगेगा आप वो कर लेंगे जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे। अच्छा खैर, इस पर आए, देखो भाई, वो कहता है कि आपने आज तक सिर्फ प्लांट्स लीज पर लिए हैं, शॉर्ट टर्म लीज पर, आप 8-9 महीने के लिए मशीनें लीज पर लेते हैं और बस फिर वापस कर देते हैं, ये आपकी रूटीन है। लेकिन इस बार आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक लेसर के साथ कि अगले साल आप उनसे कारें भी शॉर्ट टर्म लीज पे लेंगे, और साथ ही आपने उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप उनसे मजीद उसी लेसर से या किसी और से आप पहले ले रहे थे प्लांट मशीनरीज, ठीक है, तो जिससे आप मशीनें लीज पर लेते थे उसके साथ आपका नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट वो भी है अगले साल कि आपने मशीनें अगले साल भी लीज पर लेनी है, लेकिन साथ ही आपने उसी लेसर से या किसी और लेसर से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि अब अगले साल आप व्हीकल भी शॉर्ट टर्म लीज पर लेंगे। तो स्टैंडर्ड कहता है तुम्हारा पोर्टफोलियो बदल रहा है, जो तो मशीनें ऑलरेडी तुम शॉर्ट टर्म लीज पे लेते थे उनकी अगर फ्यूचर की कमिटमेंट है तो मत बताओ हमें, लेकिन अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो बदल गया, यानी अब तुम अगले साल के लिए नियत कर रहे हो कि तुम व्हीकल लीज पर लोगे शॉर्ट टर्म लीज पे, तो वो डिस्क्लोज करो। अब समझो और पढ़ो, लेसी शैल डिस्क्लोज अमाउंट ऑफ इट्स लीज कमिटमेंट फॉर शॉर्ट टर्म लीज अकाउंटेड फॉर लीजेज अकाउंटेड इफ द पोर्टफोलियो ऑफ शॉर्ट टर्म लीजेज टू विच इट इज कमिटेड, कारों की लीज एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड इज डिसिमिलर, डिफरेंट है, टू द पोर्टफोलियो ऑफ शॉर्ट टर्म लीज टू विच द शॉर्ट टर्म लीज एक्सपेंस डिस्क्लोज। एक्सपेंस किसका डिस्क्लोज हुआ होगा यहां पे, जो ऑलरेडी इस वक्त आपके पास शॉर्ट टर्म लीजेस थी। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा था कि आप मशीनें शॉर्ट टर्म लीज पर लेते थे तो उनका एक्सपेंस यहां पर आया होगा ना इस साल, अब अगले साल आपने कारों का भी शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट उसी से या किसी और लेसर से कर लिया है, तो स्टैंडर्ड कहता है वो लिखो, लिख कर बताओ, क्योंकि तुम्हारा पोर्टफोलियो चेंज हो गया है, जिस शॉर्ट टर्म लीज के बारे में तुम्हारा एक्सपेंस नजर आ रहा है ये उससे डिसिमिलर हो गई है, डिस्क्लोज करो, ठीक है। बस ये सब पढ़ के छुट्टी देता हूं आपको, ठीक है।
आगे, a lessee that account for short term lease or low value lease using recognition exemption shall disclose the fact। बड़ी गल है, तालियां। वो कह रहा है भाईजान जब आप recognition exemption पे जाएंगे ना, मे का कहता था ना, तो जब आपने एग्जाम्पशन ली है तो ये डिस्क्लोज करो, बताओ अपने यूजर को कि यू हैव यूज्ड रिकग्निशन एग्जाम्पशन फॉर दिस लो वैल्यू एसेट एंड दिस शॉर्ट टर्म लीज। वरना तो नॉर्मल का तो ऑप्शन पहले भी है। तो बताओ, इफ राइट ऑफ यूज एसेट मीट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेसी शैल अप्लाई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 40। ये तो मैंने आपको कुछ अर्सा पहले पढ़ा दिया था, कहीं कहीं लिखा भी होगा, मैंने कहीं ना कहीं लिखा होगा। यार प्लीज़ बताओ, मैंने पढ़ाया था, प्लीज़ बताओ मैंने पढ़ाया था। बोल दो, हाँ बोल दो, नहीं बोलोगे तो मुझे लब भी जाना है। अल्लाह करसी ते लब जासी, अल्लाह चंगियाँ करसी। अच्छा, ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू था, सॉरी। तो खैर, आपने अगर एक ऐसा एसेट लीज पर लिया है जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की शराइत पूरी करता है, यानी कि आपने कोई प्लाजा लीज पे ले लिया है और उसको आपने लीज पे इसलिए लिया है कि आप आगे उसको किराए पे चढ़ाएंगे। अब आपने लीज पे लिया हुकूमत से 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, मिसाल दे रहा हूँ, और आगे आपने उसको किराए पे चढ़ा दिया है, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट रेंटल पर्पज़ के लिए है ना, आपने इन्वेस्टमेंट की, तो इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर से वो आप जो है वो लगा देना, बस वो इतनी सी बात कर रहा है, ठीक है, ओके। वो मैंने लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया था, यानी लेसर के भी अभी रहते हैं। अच्छा, बस मुक गया 2-4 मिनट बस और दे दो, कितने गया। ये ऑपरेटिंग लीज के भी रहते हैं। अच्छा भाई, समझ आ गई बात। यानी राइट ऑफ यूज क्या है, लीज पर जो आपने एसेट लिया। तो सादा बात, अगर लीज पे लिया हुआ एसेट IAS 16 जैसा, मोबाइल वाले भाई, IAS 16 जैसा PPE है तो PPE जैसा नोट बना देना राइट ऑफ यूज का। और अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जैसा है, राइट ऑफ यूज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जैसा लगता है, तो आप फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डिस्क्लोजर लगा देना, ठीक है। इफ अ lessee mayors right of use at revalued amount applying IAS 16, lessee shall disclose the information recorded by IAS 16। ये भी वही बात ही आ गई ना, मैंने पहले ही बता दिया। अगर PPE का PPE IAS 16 जैसे, IAS 16 वाला PPE जो है उस जैसा है आपका राइट ऑफ यूज, और आपने राइट ऑफ यूज में रीवैल्यूएशन मॉडल यूज किया है, क्या मतलब आप लीज्ड एसेट को भी रीवैल्यूएशन मॉडल पे रख सकते हैं। हाँ है, ऑप्शन है। कॉस्ट मॉडल तो देख ही रहे थे, रीवैल्यूएशन मॉडल भी है, ये भी पता लगा। तो जैसे IAS 16 का PPE था, वैसे ही ये राइट ऑफ यूज है। जैसे वहाँ पे कॉस्ट मॉडल डिवैल्यूएशन मॉडल था, ऐसे ही यहाँ पे किसी वक्त लिख दूंगा, टेंशन न लो, अभी सिर्फ ज़बानी देख लो। डिस्क्लोज करना है आपने कौन से वाले डिस्क्लोजर, जो IAS 16 के हैं। और आखिरी बात, ये तो आप बनाते ही थे मैच्योरिटी एनालिसिस, कि नहीं। मैच्योरिटी एनालिसिस में कहता है लेसी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज मैच्योरिटी एनालिसिस फॉर द फ्यूचर लीज पेमेंट विदाउट डिस्काउंटिंग, अनडिस्काउंटेड। क्या लिखते थे हम लीज पेमेंट में, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज। A lessee uses this judgment to determine an appropriate number of time bands। टाइम बैंड्स कहे थे ना आपको, मैंने कहा था 2 ऑप्शन है, आप क्या करो, लेस देन 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year, 3 to 4 year, 4 to 5 year और more than 5 year। एक ये ऑप्शन है। उसने तो कहा ना अपनी जजमेंट यूज़ कर लो, लेकिन आपको ये 2 ही ऑप्शन है, ICAP ने जिस तरह से यूज़ किए। या आप ये कर लो, ये नंबर ऑफ बैंड्स आ जाए, या आपके पास दूसरा ऑप्शन बताया था, क्या है, लेस देन 1 year, फिर 1 to 5 years करो, 1 to 5 years करो, और फिर मोर देन 5 years कर लो। ये बात समझ आई? इजी है, मुश्किल है? ओके, 5 नहीं लिख रहा, बस जो भी है, मेरे वास्ते तो मुश्किल ही हो गया ना फिर। ठीक है जी, ओके, डन। तो आज हमने क्या किया जी, लेसी के डिस्क्लोजर्स किए, ठीक है। अब
प्रेजेंटेशन फॉर लेसी का मतलब क्या है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में ये किस तरह से दिखेंगे, ये इंशाल्लाह अब फिर किसी दिन सही, ठीक है ना। बल्कि कल थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा, अब ये थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये वैसे काबू में नहीं आना था, ठीक है ना। इसीलिए रोज़ नियत करता था और मैं डर जाता था, तो इंशाल्लाह अब कर लेंगे अल्लाह ने चाहा तो इससे आगे भी, ठीक है। को थोड़ी बहुत बातें हैं, तस्वीरें खिंचो जी खिंचो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह आपके आने का।